दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारे फेशियल फीचर्स, हमारा कद, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी आवाज बदलते जाते हैं। लेकिन इन सब में से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा बदलती है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते बिकॉज दे फील एम्बैरेस्ड। उन्हें इसके बारे में बात करते हुए शर्म आती है। मैं बात कर रहा हूं हमारी सेक्सुअलिटी की, यानी कि हमारी जिनसी जिंदगी की। इंसान की सेक्सुअल डेवलपमेंट उसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट मच डिस्कस्ड। आज की हमारी इस गुफ्तगू में इंसान के जिस्म के अंदर जो भी जिनसी तब्दीलियां होती हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस सफर में हमारा रहनुमा होगा द ग्रेट सिगमंड फ्रॉइड। हम लोग फ्रॉइड की जबरदस्त किताब 3 Essays on the Theory of Sexuality को डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 एसेज मैं अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात की थी। हम लोगों ने बच्चों की सेक्सुअल लाइफ को डिस्कस किया था, सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटीज के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फीटिशिज्म क्या होता है। इसके अलावा हमने बात की थी ओरल और एनल सेक्स पर, इन्वर्जन परवर्जन पर, सेडिज्म और मैसोकिज्म पर। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने पहले 2 एसेज कवर किए थे, ताकि आपका एक फ्लो, एक मोमेंटम बन सके। इस तीसरे ऐसे में हम लोग बात करेंगे इंसान की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर। देखें दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो आपने जरा दिल थाम के और हौसले से देखनी है, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से ऐसे आइडियाज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपके होश उड़ा देंगे, विच विल साउंड रिडिकुलस। आपको लगेगा कि यार शाहरुख ये क्या बातें कर रहा है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। लेकिन मैंने आपको हमेशा ये बात सिखाई है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा चीज की गहराई में जाते हैं। दे अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। और हमारी साइकोलॉजी इतनी डार्क और मिस्टिकल है कि इसके अंदर कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में हमें पूरी उम्र मालूम ही नहीं होता। और मेरा काम है आप लोगों के सामने इन राजों को फाश करना, आपको एनलाइटन करना, ताकि आप भी इंसान की नफ्सियात को गहराई में समझ सकें। इफ यू रिमेंबर कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रॉइड के जमाने में यह गुमान किया जाता था कि बच्चों की कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं होती, लेकिन फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को ओपोज किया। इनफैक्ट उसने ये कहा कि बच्चा बाय बर्थ सेक्सुअली एक्टिव होता है। लिहाजा अपने तीसरे ऐसे में उसने इंसान की सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी कि जिनसी इर्तिका को बच्चे की पैदाइश से ही शुरू किया। इस स्टेज को कहा जाता है ओरल स्टेज। इसका आगाज होता है हमारी पैदाइश से और ये स्टेज खत्म होती है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। ये एक प्री जेनिटल स्टेज है, लिहाजा बच्चे की जिनसी ख्वाहिश लिमिटेड होती है उसके मुंह तक और उसके होंठों तक। बच्चे के हाथ में जो भी चीज आती है उसको लेकर उसका अल्टीमेट एम यह होता है कि वो उसे मुंह में डाल ले। इस स्टेज में सेक्सुअल प्लेजर यानी कि जिनसी मजा हासिल करने के लिए एक बच्चा ऑटो एरोटिक स्टिमुलेशन का भी सहारा लेता है। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। ये स्टिमुलेशन वो हासिल करता है अपनी मां के ब्रेस्ट को सक करके और अपने अंगूठे को चूस के। बच्चा जब मां का दूध पीता है ना, तो उसकी सकिंग में एक रिदम, एक पैटर्न होता है। ये रिदम उस बच्चे के लिए इतना एब्जॉर्बिंग, इतना कंफर्टिंग होता है, उससे इतना मजा आता है कि अक्सर औकात ये एक्टिविटी करते हुए उसे नींद आ जाती है। दोस्तों, ये जो सकिंग की एक्टिविटी है ना, ये उस बच्चे की इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और उसके मां के ब्रेस्ट उसका पहला लव बन जाते हैं, उसका पहला सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जब उसे अपनी मां के ब्रेस्ट के जरिए दूध मिलता है तो ही फील्स लव्ड, और जब यही ब्रेस्ट उससे दूर कर दिए जाते हैं तो ही फील्स द हेट। लिहाजा बचपन से ही वो अपनी सेक्सुअल इंपल्सेस को लेकर प्लेजर और पेन दोनों फील करता है। अब इसी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर मैं आपसे एक ऐसा आइडिया शेयर करने वाला हूं जो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। इस आइडिया को कहते हैं ओरल फिक्सेशन। देखें दोस्तों, होता कुछ यूं है कि बच्चा जैसे जैसे सेक्सुअल डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है ना, उनमें से कोई एक स्टेज ऐसी होती है वेयर ही कैन गेट स्टक। इसको फिक्सेशन कहते हैं और ये फिक्सेशन बिल आखिर इंसान के अंदर मुख्तलिफ जिनसी बीमारियों की वजह बन जाती है। मसलन जिन बच्चों की माएँ उन्हें सही तरीके से दूध नहीं पिलाती या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें अपनी माँ से दूध फराहम नहीं होता, वो बड़े होकर कुछ इस तरह की ट्रेट्स डेवलप कर लेते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत फ्रीक्वेंटली च्युइंगम खाते हुए नजर आएंगे। एक और इनकी पहचान ये है कि अक्सर औकात ये लोग अपने नेल्स को चबाते रहते हैं, फिंगर नेल्स को खाते रहते हैं, पेन या पेंसिल के टेल एंड को चबाते रहते हैं। ऐसे लोग स्मोकिंग करेंगे तो बेतहाशा करेंगे, खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग करेंगे, ड्रिंक करेंगे तो ओवर ड्रिंक करेंगे,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं, मतलब 4, 5, 6, इवन 7 साल के हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना अंगूठा चूस रहे होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं इस बात की निशानी है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो उनके अंदर ख्वाहिश थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। ओरल स्टेज के बाद बारी आती है एनल स्टेज की। इस स्टेज का आगाज होता है जब बच्चा 1 साल का होता है और ये स्टेज खत्म होती है जब वो 3 साल का होता है। इसको एनल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग से होता है। देखिए, ये वो एज होती है जिसमें बच्चा अपनी पिशी और पॉटी को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। इस स्टेज में बच्चा जब अपनी पॉटी को देखता है तो ही फील्स प्राउड। उसे लगता है कि ये उसके जिस्म का हिस्सा है और ये प्रोडक्ट उसने खुद बनाया है। अम्यूजिंगली वो खुद तो प्राउड होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन का रिएक्शन देखकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर उसकी पॉटी के ऊपर डिस्गस्ट शो करते हैं, स्पेशली अगर वो गलत टाइम पर कर दे या फिर उसको हाथ लगाने की कोशिश करे। बच्चा अपने पेरेंट्स के रिएक्शन को देखकर ये बात बहुत जल्दी समझ जाता है कि अपने स्टूल को रोककर या फिर गलत जगह उसे पास करके वो अपने पेरेंट्स के ऊपर पावर, उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है। जहां उसके जहन में ये सब कुछ चल रहा होता है ना, वहां उसे पॉटी ट्रेनिंग की इस एक्टिविटी में बहुत मजा भी आ रहा होता है। बच्चा जब अपने स्टूल यानी पॉटी को अपने अंदर देर तक होल्ड करता है और फिर प्राइवेटली जाकर उसे अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, तो उसे एक अजीब तरह का एरोटिक प्लेजर फील होता है। एक बड़ा सा स्टूल प्रोड्यूस करते हुए बच्चे की एनस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसे जबरदस्त स्टिमुलेशन मिलती है। इस एनल स्टेज में बच्चा इस स्टिमुलेशन को भी बहुत एंजॉय करता है। ये एनल स्टेज ही है जिसमें बच्चे की सोशल कंडीशनिंग का आगाज होता है। अगर अपनी पॉटी को लेकर वो अपने माँ बाप की बात मानता है, ही स्टेज क्लीन, तो उसे प्रेज मिलता है, जबकि दूसरी तरफ इफ ही गेट्स इट रॉन्ग तो उसके अंदर एक गिल्ट पलना शुरू हो जाता है। अब इस स्टेज में ना बच्चों के अंदर 2 और अजीबो गरीब किस्म की फिक्सेशन जाहिर हो सकती हैं, जिसमें से पहली है एनल एक्सपल्सिवनेस। घबराएं नहीं, ये मैं आपको समझा देता हूं। कुछ पेरेंट्स आपने देखे होंगे जो अपने बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग को लेकर हिस्टीरिया की हद तक चले जाते हैं। अगर बच्चे ने गलत टाइम पर पॉटी कर दी तो वो उसकी इंसल्ट करते हैं, उसके ऊपर नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। आपको क्या लगता है कि बच्चा ये बातें फील नहीं करता? ये सब बातें बच्चे के दिलो दिमाग में बैठ रही होती हैं और वो अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए रिबेलियस नेचर को डेवलप करता है। ऐसे रिबेलियस यानी कि बागी बच्चे एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर स्क्रफी होते हैं, मेसी होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, एंटी सोशल होते हैं और केयरलेस होते हैं। दूसरी पर्सनालिटी टाइप होती है एनल रिटेंटिवनेस की। ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी माँ बाप की डांट की वजह से अपने स्टूल को अपने अंदर ही होल्ड कर लेते हैं। वो बच्चे जो इस स्टेज पर फिक्सेटेड हो जाते हैं, दे बिकम कंपल्सिवली नीट एंड टाइडी। ये फिक्सेशन कुछ केसेस में इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कि ऐसे लोग गंदगी को लेकर एक न्यूरोटिक ऑब्सेशन का शिकार हो जाते हैं। जरा सी भी डर्ट, जरा सी भी गंदगी इनके दिमाग को पागल कर देती है। लिहाजा दोस्तों, ये जो एनल स्टेज है ना, इसमें माँ बाप का रवैया बच्चे को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एनल स्टेज के बाद स्टार्ट होती है फैलिक स्टेज। इस स्टेज का स्टार्ट होता है जब बच्चा 3 साल का होता है और खत्म होती है जब वो 5 साल का हो जाता है। फ्रॉइड के मुताबिक ये वो एज है जिसमें पहली दफा पीनस और क्लिटरिस सेक्सुअली अवेकन होते हैं और बच्चा अपने जेनिटेलिया यानी कि जिनसी आज़ा को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। इस एज के बच्चों को शायद आपने ऑब्जर्व किया हो कि अक्सर औकात वो अनकॉन्शियसली अपने पीनस को रब कर रहे होते हैं या फिर उसे पकड़कर बैठे होते हैं। इस स्टेज में बच्चा अपने पिशी को रोक के या एक्सपेल करके भी मजा हासिल करता है। यही वो स्टेज है जिसमें फ्रॉइड की जो सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी है यानी कि इडिपस कॉम्प्लेक्स का आगाज होता है। इंटरेस्टिंगली, इडिपस कॉम्प्लेक्स का जो आइडिया है वो फ्रॉइड ने अपने सेल्फ एनालिसिस के जरिए फॉर्मुलेट किया, लेकिन आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, इडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम पड़ा है एक एंशिएंट ग्रीक स्टोरी से। इस कहानी में किंग लायस और उसकी बीवी जोकास्टा के घर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है इडिपस। इडिपस के बारे में प्रोफेसी यानी कि पेशन गोई ये की जाती है कि वो अपने बाप को मारकर अपनी माँ से शादी कर लेगा। किंग लायस की प्रोफेसी सुनकर बहुत घबरा जाता है और इसको अवॉइड करने के लिए बच्चे को पहाड़ों में छोड़ आता है ताकि वो वहीं पर मर जाए, लेकिन इडिपस रेस्क्यू हो जाता है एंड ही सर्वाइव्स। इवेंचुअली बड़े होकर वो अपने बाप से मिलता है और उसका मर्डर कर देता है और अनजाने में अननोइंगली अपनी माँ से शादी कर लेता है।
जब उसको इस बात का पता लगता है तो वो अपने आप को अंधा कर लेता है और सारी उम्र एग्जाइल में गुजारता है। फ्रॉइड ने एक लेटर के अंदर इस बात को एक्सेप्ट किया कि बचपन में उसको अपनी माँ से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से उसको अपने बाप से जेलसी होती थी। फ्रॉइड का मानना था कि दुनिया का हर बच्चा बचपन में इडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। एक बच्चे को अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, इसी को इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन आखिर पता कैसे चलेगा कि कोई भी बच्चा इडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुका है? तो इसके बारे में फ्रॉइड ने कुछ ये कहा। लड़कों के केस में उसका कहना था कि हर 4 से 5 साल का बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है और वो इस मोहब्बत का इजहार ऐसे करता है कि वो अक्सर कहता हुआ नजर आएगा अपनी माँ को कि मैं तुमसे शादी करूंगा। प्यार का इजहार करने का दूसरा तरीका ये होता है कि वो हर वक्त अपनी माँ के साथ बेड में लेटना चाहता है। एक और बात फ्रॉइड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स में लड़कों के बारे में ये कही कि वो अपनी माँ की नेकेड बॉडी को देखकर बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। इसके अलावा वो अपनी माँ को लेकर बहुत पोजेसिव भी हो जाते हैं। फ्रॉइड का कहना था कि लड़के अपनी माँ को लेकर इस हद तक पोजेसिव हो जाते हैं कि वो अपने बाप को मार भी देना चाहते हैं सो दैट ही कैन गेट देम आउट ऑफ द वे। इसकी वजह यह है क्योंकि माँ तो बाप को प्यार करती है और बच्चा ये देख लेता है कि मेरा प्यार डिवाइड हो रहा है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और चूंकि बाप बड़ा है, पावरफुल है, लिहाजा बच्चे को यह डर लग जाता है कि ही विल कास्ट्रेट हिम। इस डर का भी कास्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स से ताल्लुक है, जिसको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। बिल आखिर ये बच्चा अपने बाप के डर से अपनी माँ को एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखना छोड़ देता है और अपनी अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कर लेता है। लड़कियों के मामले में इडिपस कॉम्प्लेक्स को लेकर फ्रॉइड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इससे भी ज्यादा बिजार है। फ्रॉइड के मुताबिक जो छोटी लड़की होती है ना, वो भी अपनी माँ के लिए लस्ट करती है, लेकिन फिर एक दिन उसे मालूम होता है कि लड़कों के पास पीनस होती है और मेरे पास नहीं है। उसे लगता है कि उसकी पीनस खो गई है और इसका इल्जाम वो अपनी माँ को देती है। ऐसे में शी टर्न्स टू हर फादर एज ए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका बाप उसे प्रेग्नेंट कर दे ताकि उसके यहाँ एक लड़के की पैदाइश हो। और ये लड़के की पैदाइश इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर जो पीनस एनवी डेवलप हो गई है उसको वो ऑफसेट कर सके। बिल आखिर वक्त के साथ साथ अपने बाप को लेकर ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये लड़कियों के अंदर दम तोड़ने लगती है ना। इडिपस कॉम्प्लेक्स एक अजीबो गरीब और बिजार आइडिया, लेकिन दोस्तों मैंने इसका ना एनालिसिस किया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर ट्रूथ भी है। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्मॉल बॉयज ऑफन फॉल इन लव विद देयर मदर। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपने बाप से जेलस होते हैं। इसी तरह लड़कियां भी अपने बाप के करीब होती हैं। इडिपस की कहानी में जिस तरीके से उसने अपने आप को अंधा किया ना, ये दरअसल सिंबलाइज करता है सेल्फ पनिशमेंट को, शॉक को, सेल्फ डिस्गस्ट को। क्योंकि बहुत से लोगों की नेचुरल सेक्सुअल अर्जेस इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी वाहियात होती हैं, इतनी डिस्गस्टिंग होती हैं कि वो उसको लेकर एक सेल्फ गिल्ट का शिकार हो जाते हैं। फैलिक स्टेज के बाद बारी आती है लेटेंसी स्टेज की। फ्रॉइड का कहना था कि इडिपस कॉम्प्लेक्स 5 साल की उम्र के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है और जो बच्चे की सेक्सुअल ड्राइव है वो जब तक वो पुबर्टी तक नहीं पहुंचता तब तक डोमेंट रहती है। लेटेंसी स्टेज जो 5 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होती है, इसमें बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स से अलग होना शुरू होता है। आज तक अपने पेरेंट्स के ऊपर जो उसकी ओवर डिपेंडेंस थी उसको आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस करना शुरू करता है। लेटेंसी स्टेज में सेक्सुअल बिहेवियर और इंपल्सेस काफी लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन फ्रॉइड के जमाने के बाद की जाने वाली रिसर्च ने साबित किया कि लेटेंसी स्टेज में भी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, सेक्सुअल प्ले और इवन मास्टरबेशन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। और फाइनली इंसान की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज है जेनिटल स्टेज। इस स्टेज का आगाज होता है जब बच्चा पुबर्टी स्टेज तक पहुंचता है, यानी कि इंसान की नौजवानी। इस स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर सेक्सुअल इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज होने लगती है। जेनिटल स्टेज इंसान की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को तो कंप्लीट कर देती है, लेकिन इससे पहली वाली स्टेजेस में किसी भी किस्म की एबनॉर्मैलिटी इंसान की सेक्सुअल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। इन सेक्सुअल एबनॉर्मैलिटीज के बारे में हम ऑलरेडी पिछले 2 एसेज में बात कर चुके हैं। फ्रॉइड के बाद आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि यार ये जो फ्रॉइड था ना, ये इंसान की सेक्सुअलिटी को ओवर इंपॉर्टेंस देता था, इतना कुछ है नहीं जितना इसने बताया हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने इतनी साइकोलॉजी पढ़ी और मुझे ये लगता है कि आई एम एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। इस हवाले से ये बात मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ फ्रॉइड ने कहा उसमें से तकरीबन 80 से 85% चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं।
देखिए दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने का मकसद है आप लोगों की ज़हन साजी करना। जरूरी नहीं है कि आपने वही बात सुननी है जिससे आप अग्री करें। एक सोसाइटी आगे तभी बढ़ती है जब ओपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस लेवल की इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है कि इस तरह के मौजुआत के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों, जब तक आपका बुक बडी जिंदा है ना, ही विल कीप ऑन एनलाइटनिंग यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।